हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो आप लोग का कंपनी लॉ के लेक्चर हो रहे थे, कंपनी लॉ के हैं या फिर कंपनी लॉ सेक्रेटरी प्रैक्टिस, उसके लेक्चर्स हो रहे थे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स होता है, पार्षद अंतर नियम होता है, वो क्या रहेगा, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या अगर उसमें आवश्यकता होती है कोई चेंजेस करने की, अल्टरेशन करने की, तो किस तरह से किया जाता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हो जाएगा प्रोस्पेक्टस, विवरण। एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोस्पेक्टस, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक रहेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा, और किसी तरह की कोई वीडियोस चाहिए हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। विवरण क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो आपको ये चीज पता है कि एक कंपनी की जब शुरुआत होती है, किसी कंपनी को हम जब शुरू कर रहे होते हैं, तो उसको शुरू करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका फैक्टर होता है, जो हो जाएगा पूंजी यानी कि कैपिटल। कैपिटल की जरूरत होती है। बिना कैपिटल के आप बिजनेस में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए कैपिटल को जीवन रक्त कहा जाता है, किसी बिजनेस का, किसी व्यवसाय का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, तो उस कैपिटल को किस तरह से कलेक्ट किया जाए, क्योंकि एक कंपनी की बात होती है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पूंजी की, बहुत ज्यादा पैसे की, बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता होती है उसको शुरू करने के लिए। कोई एक अकेला व्यक्ति के पास इतना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए आवश्यकता होती है कि वो जनता को आमंत्रित भी कर सकती है, लोन ले सकती है, या अगर आपस में कुछ लोग मिलकर के कंपनी शुरू कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों की पूंजी लग सकती है। तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी कि कंपनी के बारे में कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन के लिए एक प्रपत्र कंपनी तैयार करती है, जिसे प्रविवरण कहा जाता है, प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा तो साथ में आपको एक प्रोस्पेक्टस, एक बुकलेट मिलती है, जिसमें उस कॉलेज के बारे में सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन रहती है कि कब वो कॉलेज बनाया गया था, क्या क्या कॉलेज में अभी तक आया है, कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, फैकल्टी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। लाइब्रेरी के बारे में है, क्या क्या स्पोर्ट्स के लिए चीजें हैं, सारी इन्फॉर्मेशन उस बुकलेट में रहती है। इसी तरह जो प्रोस्पेक्टस होता है किसी कंपनी का, कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में दे रखी होती है। आइए देख लेते हैं अब प्रोस्पेक्टस का आशय, जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसके बारे में कि क्या कहा है जो कंपनी अधिनियम है उसमें। कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 270 जो है वो इसके बारे में बताती है। क्या कहती है कि प्रेरण का आशय किसी प्रपत्र से है जिसका वर्णन या निर्गमन प्रेरण के रूप में किया गया हो, तथा इसमें धारा 32 में उल्लिखित रेड हैरिंग प्रेरण तथा धारा 31 में वर्णित शेल प्रेरण का या कोई नोटिस, गश्ती पत्र, विज्ञापन अथवा अन्य परिपत्र शामिल है, जिसमें जनता से किसी निगमित संस्था की प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। यानी कि एक तरह से ये जनता को आमंत्रित करने के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है कि अगर जनता चाहे, पब्लिक चाहे, तो उस कंपनी के शेयर्स को, अंशों को परचेज कर सकती है, क्रय कर सकती है। तो एक आमंत्रण पत्र है, समझ लीजिए एक इन्विटेशन की तरह होता है जनता के लिए। अब ये रेड हैरिंग प्रेरण क्या होता है, शेल प्रेरण क्या होता है, ये अभी आगे हम पढ़ेंगे अलग से इसमें। दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे कि कंपनी के अंश खरीदने के लिए जनता को दिया जाने वाला निमंत्रण ही प्रेरण कहलाता है, प्रोस्पेक्टस कहलाता है सिंपल भाषा में। उसी के बाद आता है कि गर्भित प्रेरण क्या होता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो जब कोई कंपनी होती है किसी प्रकार की जो उसकी सिक्योरिटीज हैं, प्रतिभूतियां हैं, इस पर्पस से इशू कर रही होती है कि उसकी सब या कुछ प्रतिभूतियां, कुछ सिक्योरिटीज जनता को बिक्री के लिए, यानी कि जो पब्लिक है उसको सेल करने के लिए प्रस्तावित की जाएंगी, तथा कोई भी प्रपत्र जिसके द्वारा जनता को विक्रय प्रस्ताव किया जाता है वो गर्भित प्रेरण कहलाता है। यानी कि मेन प्रोस्पेक्टस न जारी करके जब कंपनी इसी तरह को कोई और प्रपत्र जारी करती है, इसी उद्देश्य से कि वो अपनी सिक्योरिटीज को जनता को लेने के लिए आमंत्रित कर रही है या फिर इनवाइट कर रही है, तो वो क्या कहलाता है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहलाता है। या इस तरह से कह सकते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली अपने जो शेयर्स होते हैं उसको जनता को निर्मित करने के लिए किसी भी तरह का आमंत्रण पत्र जारी नहीं करती, बल्कि वो कुछ अलग से संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं पर ये कार्यभार छोड़ देती हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती हैं कि वो उनके अंशों की या ऋण पत्रों की बिक्री उनकी तरफ से जनता को प्रस्तावित करें। तो उन कंपनीज के द्वारा जो प्रवरण निर्मित किया जाता है वो गर्भित प्रवरण या फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहलाता है। इस प्रकार कोई भी विज्ञापन, कोई भी गश्ती पत्र, कोई भी प्रपत्र जो कि जनता को कंपनी में अंश लेने के लिए आमंत्रण के लिए प्रस्तावित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रवरण कहलाता है, प्रोस्पेक्टस कहलाता है। तो अब हमारी समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्टस क्या है, प्रवरण क्या है।
अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों ये जारी किया जाता है। तो पहला तो उद्देश्य इसका ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा कि जनता को, पब्लिक को कंपनी के अंशों या फिर पत्रों, शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेस करने के लिए जनता को आमंत्रित करना। और साथ ही क्या होता है, इसमें वो सारी शर्तें, सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं जो कि जनता को जब अंश और पत्रों का निर्माण किया जाएगा तो उस समय रहेंगी कि कितनी आवेदन पर उनको राशि एप्लीकेशन मनी साथ में देनी होगी, क्या क्या शर्तें हैं, किस तरह के अंश हैं, वो सारी डिटेल्स दे रखी होती हैं। फिर आ जाएगा कि यह घोषित करना कि संचालकगण कंपनी के प्रवर्तन तथा उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं। जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें वो सारी डिटेल्स भी रहती हैं कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के रिलेटेड जो भी उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो जाता है उद्देश्य। और साथ ही जो प्रोस्पेक्टस होता है उस पर निर्गमन जब हम कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस को, तो उस पर निर्गमन की तिथि, एक डेट भी जरूर पड़ी रहती है, उसे ही क्या क्या माना जाता है, निर्गमन की तिथि माना जाता है। तो ये हो गया प्रवर्तन क्या है, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्यों ये जारी किया जाता है। अब आते हैं कि प्रवर्तन का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि जो कुछ भी जब हम कंपनी को बना रहे होते हैं, एक कंपनी का सम्मेलन हो रहा होता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड करी थी जहाँ पर कंपनी के गठन के बारे में आपको डिटेल में समझाया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था जब कंपनी का सम्मेलन हो रहा होता है तो कुछ प्रपत्र भी बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम होता है, और साथ ही प्रोस्पेक्टस भी बनाया जाता है कि अगर वो कंपनी जनता को अपने अंशों को लेने के लिए आमंत्रित कर रही है तब। अगर प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जनता को अपने अंश लेने के लिए आमंत्रित नहीं करती है, वो जनता को अंश जारी नहीं करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है तो उसको जनता को अंश जारी करने होते हैं, इसलिए प्रोस्पेक्टस को भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो आइए देखें कि क्या होता है रजिस्ट्रेशन और किस तरह से होता है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो संचालक के हस्ताक्षर के बाद रजिस्ट्रार के पास भेजना। कोई भी प्रोस्पेक्टस फॉरवर्ड जब होता है जो कंपनी द्वारा जारी किया जाएगा, तब तक वो जनता को निर्मित नहीं कर सकती जब तक कि उसमें प्रकाशन यानी कि उसकी पब्लिशिंग की डेट और साथ ही उसकी एक प्रतिलिपि जो होती है और प्रत्येक संचालक के हस्ताक्षर जो होते हैं वो कंपनी जो रजिस्ट्रार है जहाँ पर कंपनी का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिस राज्य या जिस राज्य में और उसके जिस सिटी में जो उसका हेड ऑफिस होगा, जो कंपनी है उसका, वहां पर हमें उसकी एक प्रतिलिपि संचालकों के हस्ताक्षर के साथ जमा करनी होती है। उसके बाद ही जो प्रवर्तन होता है, प्रोस्पेक्टस होता है, वो जनता को जारी किया जा सकता है। कुछ प्रपत्रों को इसके साथ भेजना, जब हम प्रवर्तन को, जब प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके साथ में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? यदि किसी विशेषज्ञ की सहमति की आवश्यकता है तो उस विशेषज्ञ की सहमति संलग्न होनी चाहिए। यदि प्रवर्तन को सादा दशा में किया गया, जैसे कि उस अनुबंध की प्रतिलिपि जिसके आधार पर वन संचालक की नियुक्ति हुई है, अन्य ऐसे अनुबंध की प्रतिलिपि जो कंपनी के साधारण व्यवसाय का व्यवहार न हो, यानी कि नॉर्मली जो काम कंपनी करने के लिए गठित नहीं की गई है और साथ में कोई ऐसा काम कर रही है जो कि नॉर्मली कंपनी नहीं करती है, तो उसकी भी डिटेल्स होनी चाहिए। यदि प्रवर्तन में कानूनी सलाहकार, अंकेक्षक, अटॉर्नी, बैंकर या दलाल के नामों का उल्लेख किया गया है तो उनकी लिखित सहमति भी प्रवर्तन के साथ भेजी जानी चाहिए। प्रबंधकों के पारिश्रमिक संबंधी अनुबंध की एक प्रति और प्रवर्तन के साथ अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र की एक प्रति की एक एप्लीकेशन फॉर्म भी साथ में रहता है कि जिसको भर करके जो भी व्यक्ति या जो भी कंपनी का अंश या पत्र को लेना चाहता है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद ही वो कंपनी का अंश ले सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो भी साथ में रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजे जाते हैं जब हम जो है प्रवर्तन को, प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। फिर आता है प्रवर्तन का मुख्य पृष्ठ पर प्रवर्तन की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजे जाने की सूचना का लिखा होना कि किस डेट में भेजा गया है। रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री के समय ध्यान देने वाले विषय कि क्या डेट पड़ी है कि नहीं, विषय सामग्री क्या है, विशेषज्ञों यानी कि स्पेशलिस्ट की अगर सलाह लेनी थी तो उसका एक प्रति संलग्न होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद ही क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टस होगा उसका रजिस्ट्रेशन होता है। साथ में प्रवर्तन का जनता को निर्गमन 90 दिन में होना, यानी कि जब हमने रजिस्टर्ड करा लिया होता है, प्रतिलिपि उसकी रजिस्टर ऑफिस में भेज दी है, उसके 90 दिन के अंदर उस प्रवर्तन को जनता को निर्मित कर देना चाहिए। यदि प्रोस्पेक्टस इस अवधि में नहीं निकाला जाता है, उसके बाद निकाला जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रोस्पेक्टस होगा उसकी जो कॉपी है वो रजिस्टर ऑफिस में जमा नहीं की गई। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम रजिस्टर्ड करवा ले रहे हैं उसकी एक प्रति को रजिस्टर ऑफिस में भेज देते हैं, उसके 90 डेज के अंदर हमें जनता को उसको इशू कर देना चाहिए, प्रवर्तन को, प्रोस्पेक्टस को। अगर 90 डेज में नहीं करते हैं तो वो प्रति क्या होगी, इनवैलिड हो जाती है, उसको माना नहीं जाता। उसके बाद अगर हम इशू कर रहे हैं जनता को तो वो मान्य नहीं होगा। तो ये हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस।
अब इसमें जो भी हमने पढ़ा था प्रोडक्ट की परिभाषा में, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जैसे कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस है या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, इनके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछ लेता है। तो एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं शेल्फ प्रोडक्ट की, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, तो क्या होता है? तो आपको पता होगा कि जो पूंजी वाक्य होता है, जो पार्षद सीमा नियम है, उसमें एक पूंजी वाक्य होता है, कैपिटल क्लॉज होता है। वहां पर टोटल कंपनी में कितनी पूंजी से कंपनी को शुरू किया गया है, अथोराइज कैपिटल जो होती है वो दे रखी होती है, या उससे ही रजिस्टर्ड करवाया जाता है, जो पार्षद सीमा नियम होता है। लोग तो कंपनी अपनी सारी पूंजी को एक साथ निर्मित नहीं करती, एक साथ इशू नहीं करती, उसका कुछ छोटा छोटा हिस्सा, यानी कि अगर सपोज कर लीजिए 1 करोड़ है कंपनी की पूंजी, तो कंपनी अगर ने जैसे 25 लाख रुपए के शेयर्स पहले निर्मित किए, उसके बाद उसने दोबारा 10 लाख के शेयर्स को इशू किया, फिर 15 लाख के शेयर्स को इशू किया, तो जैसे जैसे आवश्यकता होती जाती है कंपनी की, वैसे वैसे कंपनी जो पूंजी को अपने निर्मित करती जाएगी। जो अथोराइज कैपिटल है उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। अगर उससे ज्यादा पूंजी की आवश्यकता है तो उसके लिए पहले पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना पड़ता है। कैसे किया जाएगा उसमें परिवर्तन? तो पार्षद सीमा नियम पर जो वीडियो है उसमें मैंने दे रखा है कि कैसे उसे परिवर्तन किया जाता है। तो उसमें परिवर्तन करना होगा, उसके बाद ही कंपनी एक्स्ट्रा जो कैपिटल होती है उसको निर्मित कर सकती है। तो यहाँ पर जब कंपनी अथोराइज कैपिटल का कुछ छोटे छोटे हिस्सों को निर्मित कर रही है, तो हर बार वो नया प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है, नए प्रोस्पेक्टस को रजिस्टर ऑफिस में नहीं भेजती है, बल्कि जो ऑलरेडी उसके पास रजिस्टर्ड होता है, जो प्रोडक्ट प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड होता है, उसी को ही वो दोबारा से प्रोडक्ट मान लिया जाता है, जिसे कि शेल्फ प्रोडक्ट कहा जाता है। इसके अगर अर्थ की बात करें शेल्फ, तो आपको नॉर्मली पता होगा कि जो अलमीरा होती है, अलमारी होती है, उसमें जो एक खाना होता है उसको शेल्फ कहा जाता है। वही मान लिया जाता है कि एक पूरा एक ये शेल्फ प्रोडक्ट है, इसमें जितनी बार हम चाहे इसमें से इसको निर्मित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका शेल्फ प्रोसेस। इसके संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित किसी भी वर्ग की कंपनियां जो होती हैं, प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव की अवस्था में रजिस्ट्रार के पास शेल्फ प्रोडक्ट को जारी करा सकती है, दर्ज करा सकती हैं। और उस प्रोडक्ट में सारी सूचनाएं दे रखी होती हैं जो कि एक प्रोस्पेक्टस में नॉर्मली होती हैं, या उसके संबंध में जो भी दायित्व उत्पन्न होते हैं वही दायित्व इसमें भी रहेंगे। अगर वैधता की बात करते हैं हम इसकी, तो इसकी वैधता जो होती है वो 1 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती, यानी कि इसकी जो एक्सपायरी डेट कह लीजिए, या ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष तक ये वैलिड होता है। और जो प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव की तिथि आरंभ होती है, तब से इसकी जो अवधि है वो शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी वैधता की अवधि की बात करें, तो इसकी वैधता जो होती है वो 1 वर्ष तक ही रहती है। 1 वर्ष में आप जितनी बार चाहे प्रतिभूतियों को इसी विवरण के इसी प्रोस्पेक्टस के बेस पर जारी कर सकते हैं, लेकिन 1 वर्ष की अवधि के बाद नहीं। अगर बाद में करें तो आपको दोबारा से ही उसको जारी करना पड़ता है। तो ये हो जाता है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने एक बार विवरण को जारी कर दिया है रजिस्ट्रार के पास, तो उसके बाद आपको बार बार विवरण को जारी नहीं करना पड़ता। 1 साल की अवधि तक आप उसी के बेसिस पर और जो अपनी कंपनी की प्रतिभूतियां हैं उसको निर्मित कर सकते हैं। फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम या सूचना ज्ञापन, जो इसमें रहता है कि जो अगर हमने शेयर प्रोस्पेक्टस को जारी करने वाली जो कंपनियां होती हैं, वो सिक्योरिटीज के फर्स्ट टाइम प्रस्ताव देने के बाद एक निर्धारित अवधि में जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसकी सूचना के लिए जो रजिस्ट्रार होता है वहां पर एक ज्ञापन भेजती हैं, या उसके संबंध में ये कह सकते हैं कि उन्हें एक सूचना देनी पड़ती है। यानी कि अगर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जो हमने मेन प्रोस्पेक्टस अपना जो है रजिस्टर्ड कराया था, उसके बाद अगर हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो उसकी सूचना का एक ज्ञापन या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमें रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ता है कि किन तथ्यों में चेंजेस किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, उसके विषय में। तो ये हो जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब देख लेते हैं जो रेड हेरिंग प्रोडक्ट है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, वो क्या होता है। तो यहाँ पर ये रहेगा, इसमें रहता है कि जो कंपनियां जनता को अपनी जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको निर्मित कर रही हैं, इशू करना चाहती हैं, वो जो मेन प्रोस्पेक्टस है उससे पहले एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है वो जारी करती हैं। ये प्रोस्पेक्टस क्या रहता है, जो प्रतिभूतियां प्रस्तावित करी जा रही हैं उनसे पहले जो एक अभिधान सूची होती है, अभिधान सूची जो होती है उसके आरंभ होने से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास दर्ज कराना होता है। अभिधान सूची क्या होती है, जो शेयर्स होते हैं उसमें से कुछ शेयर का कुछ हिस्सा जो होता है वो डायरेक्टर्स को भी लेना होता है। उस अभिधान सूची के आरंभ होने के कम से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार के पास इसको दर्ज कराया जाता है। इसकी विषय सामग्री क्या होती है, वो सारी सूचनाएं ही रहती हैं जो कि आपकी मेन प्रोस्पेक्टस में दी जाएंगी, वही सारी सूचनाएं इसमें भी रहती हैं। इसमें क्या रहेगा, इसके उत्तरदायित्व भी जो होंगे वो भी प्रोस्पेक्टस के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें जो प्रतिभूतियां जो सिक्योरिटीज हैं उनकी मात्रा व मूल्य नहीं दिखाया जाता कि कितने क्वांटिटी में और कितने प्राइस पर हम इसको इशू करेंगे, वो सारी चीजें नहीं दे रखी होती हैं।
एक तरह से समझ लीजिए कि जब हम मेन प्रॉस्पेक्टस जारी करने से पहले जनता को या पब्लिक को अपने अंशों के बारे में, अपनी सिक्योरिटीज के बारे में नोटिस के माध्यम से या गश्ती पत्र या विज्ञापनों के माध्यम से जब अवगत कराते हैं तो वही चीजें हो जाती हैं। वही प्रपत्र हमारा क्या कहलाता है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस कहलाता है। प्रश्न फिर ये आता है कि जब हमें मेन प्रॉस्पेक्टस जारी ही करना है तो इसको क्यों जारी करते हैं। इसको जारी करने का उद्देश्य ये अनुमान एक लगाना होता है कि जो प्रतिभूतियां, जो सिक्योरिटीज हम प्रस्तावित करने जा रहे हैं वो किस मूल्य पर व किस शर्तों पर जारी किए जाएं। इसका उद्देश्य जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां जो होती है, सिक्योरिटीज जो होती है, उसकी डिमांड का एक अनुमान लगाना होता है कि कितना उसको रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है पब्लिक से, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि हम जो अपना मेन प्रॉस्पेक्टस जारी करेंगे उसमें कितनी क्वांटिटी में या कितने मूल्य पर हम दिखाएंगे या कितना इंटरेस्ट आ रहा है पब्लिक का, डिमांड क्या है, ये जानने के लिए इसको जारी किया जाता है। तो एक तरह समझ लीजिए कि ये एडवर्टाइजमेंट का काम करता है, प्रचार का काम करता है, जो रेड हेरिंग फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया कि शेल्फ फॉरवर्ड क्या है और रेड हेरिंग फॉरवर्ड क्या है। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस की बात तो हमने करी, लेकिन उस प्रॉस्पेक्टस की विषय सामग्री क्या होती है। जैसे कि आपका पार्षद सीमा नियम था, उसमें वाक्य क्लॉजेस रहते थे। जो पार्षद अंतर नियम था, उन्हीं वाक्यों को एक्सप्लेन किया गया है या उनके संबंध में नियम बनाए गए हैं, वो अंतर नियम में हो जाते हैं। तो जो फॉरवर्ड होता है, प्रॉस्पेक्टस होता है, उसका कंटेंट क्या रहता है, उसकी विषय सामग्री क्या होती है, आइए एक बार वो देख लेते हैं। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस होता है इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है जो कि सेबी चाहता है कि आपके, या सेबी और केंद्र सरकार चाहता है कि प्रॉस्पेक्टस में होनी आवश्यक है, या फिर सेबी जो केंद्र सरकार है उसके परामर्श से निर्धारित करता है कि वो सूचनाएं प्रॉस्पेक्टस में होनी चाहिए। अब वो कौन सी सूचनाएं हैं, पहला हो जाता है नाम व पता, कि जो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय है उसका एड्रेस क्या है, कंपनी का सचिव कौन है, मुख्य अधिकारी कौन है, ऑडिटर्स कौन है, कानूनी सलाहकार, बैंक, न्यासी या ट्रस्ट होते हैं, अभिगोपक, अंडरराइटर्स, जो अनुपालक होते हैं, अनुपालन होंगे अधिकारी, मर्चेंट बैंकर है, निर्गमन के स्तर प्रबंध रजिस्ट्रार है, स्टॉक दलाल है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनके नाम व पते, ये सारी चीजें जो होती हैं दे रखी होती है प्रोस्पेक्टस में। आवेदन खुलने व बंद होने की तिथियां, कि आवंटन पत्र कब जारी किए जाएंगे, वार्षिक चुकाई गई राशि कब वापस की जाएगी निर्धारित समय सीमा में। यानी कि जो भी प्रोस्पेक्टस होगा, हमने एक प्रस्ताव रखा कि आप हमारी कंपनी के अंशों को ले सकते हैं, उसके साथ एक आवेदन पत्र भी रहता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के जब आप जमा करेंगे कंपनी के पास, कंपनी आपको अंश को अलॉट करती है, जारी करती है, अलॉटमेंट होता है, आवंटन होता है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा राशि दे दी है तो उसको वापस भी कंपनी करती है। तो वो किस तरह से करेगी या कितनी कब चुकाएगी, उसकी तिथि और एक समय सीमा दे रखी रहती है। साथ ही ये घोषणा करना कि आवंटन पत्र या आवेदन की रकम आवेदन समाप्ति के पश्चात 15 दिन या सेबी द्वारा निर्धारित और कम समय के अंदर आवेदकों को भेज दी जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आवेदन की रकम तुरंत लौटा दी जाती है। वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। और अगर विलम्ब होता है किसी तरह वापस करने में, उसको 15% की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें भी रहती है। एक तरह का एक घोषणा पत्र रहता है साथ में। संचालक मंडल द्वारा यह वक्तव्य कि निर्गमन से प्राप्त पैसे किसी पृथक खाते में रखे जाएंगे, यानी कि किस अकाउंट में रखे जाएंगे उसके बारे में। अभिगोपन, अगर निर्गमन में अंडरराइटर्स का ब्यौरा जो होता है, यानी कि कंपनी का सामना करके किसी कंपनी को दे रही है जो अंडरराइटर्स हो रहे, उनके थ्रू निर्गमन के लिए यह प्रस्ताव किया गया है, तो उनके बारे में भी उनका पता, नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अभिगोपित राशि, सारी चीजें भी रहती हैं। सहमति, जिन जिन ने कंपनी के पार्षद सीमा नियम में या कंपनी को बनाने में अपनी सहमति दी रहती है, वो डायरेक्टर्स, वो अंकेक्षक, निर्गमन के विशेषज्ञ, मर्चेंट बैंकर, वो वकील, ट्रस्टी यानी कि न्यासी, उन सबकी सहमति भी होती है साथ में। निर्गमन का अधिकार, कि निर्गमन को अधिकृत करने का अधिकार किस प्रकार को मिला है या किस संबंध में पारित किया जा रहा है, वो सारे का ब्यौरा रहता है पूरा। आवंटन व निर्गमन से संबंधित किस तरह से की जाएगी, उस पर कार्रवाई कैसे एक्शन लिया जाएगा, उसका पूरी समय तालिका यानी टाइम टेबल रहता है। पूंजी संरचना, जिसमें कि कितनी ऑथोराइज कैपिटल है, कितनी इशू की गई है, कितना अंश प्रीमियम पर दिया जा रहा है, उसका पूरा विवरण रहता है। निर्गमन के उद्देश्य की किन शर्तों में या किस उद्देश्य से निर्गमन हो रहा है, कंपनी के व्यापार के उद्देश्य क्या है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो दे रखी होती हैं। कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस यानी कि फेवरेट की विषय सामग्री हो जाएगी ये सारी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फेवरेट क्या है, उसकी विषय सामग्री को स्पष्ट कीजिए, तो आप फेवरेट के बारे में बताइए, एक डिफिनेशन दे दीजिए जो भी मैंने बताई थी कंपनी अधिनियम की, और साथ ही उसकी विषय सामग्री को आप लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में इसमें एक घोषणा भी देनी होती है कि यह घोषणा की कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है तथा कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम व सेबी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध कुछ भी नहीं है।
यानी कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने जो भी नियम बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं सिक्योरिटीज को इशू करने से रिलेटेड, उन सबका पालन किया गया है, कुछ रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। ये हो जाएगा आपका कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो विवरण होता है या जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको निर्मित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देख लेते हैं वो कंडीशंस कि कब आवश्यक नहीं होता है विवरण को जारी करना। तब जबकि प्रतिभूतियां विद्यमान सदस्यों या पत्रधारियों को दी जाती हैं, यानी कि जो पहले से आपके एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं या डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, जब उनको ही हम दे रहे होते हैं तो वहां पर हमें नया प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जबकि ऐसी प्रतिभूतियों का निर्माण होता है जो पहले निर्मित की हुई प्रतिभूतियों से पूर्णतः मिलती जुलती हैं और जिन पर प्रमाणित स्कंदपड़ी में व्यवहार किया गया है, यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उनके लिए दोबारा से आपको विवरण जारी करना नहीं पड़ता है। यदि आवेदन पत्र ऐसे किसी व्यक्ति को एक यथार्थ आमंत्रण के संबंध में निर्मित किया गया हो जो प्रतिभूतियों के लिए कंपनी के साथ अभिगोपन का अनुबंध कर रहा हो, यानी कि जो कंपनी के अंडर राइटर्स हैं यानी कि अभिगोपक हैं, उनके थ्रू आप निर्माण करना चाह रहे हैं तो उनको अगर आप पहले सिक्योरिटीज को दे रहे हैं तो उनके लिए भी आपको प्रोस्पेक्टस जारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि प्रतिभूतियों को जनता को न देना हो, यानी कि अगर आप जो भी सिक्योरिटीज हैं वो जनता को इशू करना ही नहीं चाह रहे हैं तो वहां भी प्रोस्पेक्टस अनिवार्य नहीं रहता है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर प्राइवेट कंपनी कोई है और वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है और वो पब्लिक कंपनी बनना चाह रही है तो वहां पर भी उसे प्रोस्पेक्टस को फाइल करना होता है। उसके संबंध में क्या सिचुएशन रहती है, क्या नियम रहते हैं, एक बार उसे देख लेते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी अपने अंतर नियमों को इस प्रकार बदलती है कि प्राइवेट कंपनी को लागू होने वाले सारे प्रतिबंध जो होते हैं वो हटा लिए जाते हैं, यानी कि जो शेयर्स होते हैं उसके ट्रांसफर पर प्रतिबंध होता है, प्रवर्त जारी नहीं कर सकती है, जनता को निर्मित नहीं कर सकती है, ये सारे प्रतिबंधों को हटा लिया जाता है तो पब्लिक कंपनी बन जाती है। और ये परिवर्तन आता है उसी दिन से वो प्राइवेट कंपनी नहीं रहती है और उस दिन से 30 दिन के अंदर उसे रजिस्ट्रार जो होता है उसके पास प्रोस्पेक्टस जो होगा या फिर उसके स्थान पर जो स्थानापन्न विवरण होता है उसको फाइल करना पड़ता है, जिसमें वो सारी रिपोर्ट रहती है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है, वो सारी विषय सामग्री वही हो जाएगी जो कंटेंट अभी आपको मैंने पढ़ाया वो जारी करना पड़ता है। उसके बाद ही माना जाता है कि वो पब्लिक कंपनी बन चुकी है। अभी हमने पढ़ा स्थानापन्न विवरण के बारे में कि जो आपका स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है वो क्या होगा या वो किस तरह से अलग होता है जो आपका मेन प्रोस्पेक्टस होगा उससे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।